हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी कंफर्म कर दोगे वॉइस और स्क्रीन के बारे में। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन वंस अगेन। आप में से जितने भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ चुके हो, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दोगे वॉइस और स्क्रीन के बारे में। Yes, is the voice on the screen clearly visible and audible to everyone? भाई आज एक बहुत बड़ी न्यूज के साथ आप सभी के समक्ष आई हूं। आप सभी को पता होगा कि आज ऑफिशियल सिलेबस आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर का लॉन्च हो गया है, ध्यान रखना। और ये तो बड़ा तगड़ा न्यूज है, ध्यान रखोगे। मतलब अब तो समय आ चुका है कि आप तैयारी में लग जाओ, अदरवाइज फिर गया काम, याद रखना। इतनी बढ़िया पोस्ट है, इतने दिनों बाद आई है, तो अब तो एकदम कमर कस करके तैयारी में लग जाओ हमारे साथ। चलो मैं फटाफट ना एक बार सिलेबस को डिस्कस कर देती हूं। अब देखेंगे जो सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था आप सभी के साथ जब हमने इस कोर्स को शुरू किया था, हमारी हल्दर बैच को, जो कि चल भी रही है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो हमारे कोर्स को डेफिनेटली वो एनरोल कर सकता है। हमारे पास सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो आप सभी के साथ बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाली हैं। और नीचे लिंक दिया जाएगा आपको कोर्स का, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, फाइन। मैं बेसिकली अगर शुरू करूं सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा ना आज का, याद रखना, बिकॉज आज मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आप सभी के लिए। तो आप देखोगे कि जो पुराना सिलेबस था उसमें लीनियर मेजरमेंट्स थे, इसमें भी है। डिफरेंट सर्वेइंग डिवाइसेस एंड मेथड्स था, इसमें भी है। लैंड ग्रेडिंग पिछले सिलेबस में, लैंड लेवलिंग था, ये इसमें भी है। इसके अलावा टोटल स्टेशन सर्वे ये नहीं था पिछले सिलेबस में, तो अभी इंक्लूड हो गया है। कॉन्टूरिंग एंड टेरेसिंग पिछले वाले में भी था, तो ये आपको अलग से नहीं पढ़ना है। अर्थवर्क एस्टिमेशन भी पिछले वाले सिलेबस में भी था, ध्यान रखोगे, तो ये भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है। पिछले वाले सिलेबस में सर्वेइंग लेवलिंग के अंदर एक और चीज थी जो इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है इस नए सिलेबस में, एंड दैट इज लैंड डेवलपमेंट बजटिंग। ये चीज एलिमिनेट कर दी गई है। तो बहुत माइनर से चेंजेस हुए हैं, लेट मी बी वेरी मच क्लियर टू यू। आप मोर और लेस यही मान के चलेंगे कि जैसा हम लोगों ने पिछले बार का जो सिलेबस डिस्कस किया था आप सभी लोगों के साथ, मोर और लेस हमें उसी तरह से ही तैयारी करनी है। अब देखो, इस क्लास का क्योंकि एम था कि मैं आप सभी के साथ एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकूं, तो मैं एक डिटेल्ड ना छोटा सा एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं दोनों सिलेबस को कंपेयर कर दूंगी आप सभी के सामने। बाकी ये मान के चलो कि 99 तो नहीं बोलूंगी, बट 95% यस, द सिलेबस इज द सेम ओनली। गुड इवनिंग एलिसी पेरी। फाइनल सिलेबस आउट हो चुका है जैसा कि मैंने कहा, और मैं जल्द ही आप सभी के लिए, मैं या फिर कोई भी सपोर्टिंग टीचर आप सभी के लिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चों के बोलने से तो चीजें नहीं हो जाएंगी ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अगर कि जीके ऐड करने, तो वो कुछ बच्चों के बोलने से अगर चीजें चेंज हो जाती तब तो भाई बहुत कुछ चेंज हो जाता, राइट। तो ये सारी चीजों के पीछे मत पड़ो ना, ये तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। अब फाइनल सिलेबस के नीचे भी तो चीजें लिख दी गई हैं, क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा ये चीज? एक मिनट, मैं लास्ट में ले जाती हूं आपको सिलेबस की। क्या आप ये देख नहीं रहे हो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर? ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है भाई, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 2.5 घंटे, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माध्यम क्या होने वाला देख लो भाई, इंग्लिश होने वाला, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो कैसे बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम्हारे साथ? यस, तो सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। और मैं फिर से कह रही हूं कि मैं ना एक बार डिटेल्ड एनालिसिस आप सभी के लिए सिलेबस का लेते आऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? ओके, चलो अब सेशन को शुरू करते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आप बच्चे चाहते हैं हमारे हल्दर बैच के साथ जुड़ना तो डेफिनेटली आप एनरोलमेंट ले सकते हो। भाई अभी तक तो ऐसा अपडेट नहीं है ईशा, और इतना परेशान क्यों होते हो?
भाई ये तो रहेगा ही ना, अगर राजस्थान का जीके ऐड हो भी रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैं भी कंफर्म नहीं कर रही हूँ, वायरल मत कर देना मेरा ये बोला हुआ, मैं बस ये कह रही हूँ अगर ऐड हो भी रहा है तो ये तो चीज फिक्स रहने वाली, क्या इसको पढ़ने से आपका नुकसान होगा? क्या आपको पढ़ने से उससे नुकसान होगा? बिना वजह की चीजों में मत पढ़ो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई में लगो जो जरूरी है करना, खूब सारा अच्छे तरीके से तैयारी करो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद हमारे साथ जुड़ो, एमसीक्यू सेशंस हम लेकर के आ रहे हैं, एक एक टॉपिक पर बेस्ड, इतना इंपॉर्टेंट सारा एमसीक्यू है, भाई पढ़ने पर ध्यान दो ना। चलो भाई बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, हम शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, बिकॉज एग्जाम हमेशा डिफिकल्ट सवालों से ही नहीं बनता है। सो स्टार्टिंग विथ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, बिकॉज आज हमारा सिलेबस बाहर हुआ है, तो क्यों ना फिर से पूरे जोश के साथ तैयारी शुरू की जाए। अ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इज प्लाउइंग या हैरोइंग, मैंने दो ही ऑप्शन रखा है, लेकिन पेपर में 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है? लेकिन ये फाइनल पेपर नहीं, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस। चलो अब बताओ मुझे जल्दी से, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, दिस विल मोटिवेट यू, ये मोटिवेशनल सवाल है कि भाई हमसे बन रहे हैं सवाल। चलो जल्दी से बता दो, अ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन क्या है? फटाफट क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना, साइड में ऑप्शन लिख देना। आई एम श्योर ये सारे बच्चे बना लेंगे, और प्लीज पढ़ाई में लगो, इतने अच्छे हाथ से मौका मत निकलने दो भाई, यहाँ लोग नौकरी के लिए रो रहे हैं और तुम्हारे सामने नौकरी है तो तुम बिना वजह की चीजों में पड़ गए हो। ईशा मीना वेरी गुड, सुरेश सैनी वेरी गुड, गेम ओवर वेरी गुड, अंकित कुमार यादव फर्स्ट को आंसर दे रहे हैं ना हम लोग अभी, अमृता प्रजापति बिल्कुल सही, एलएसी पेरी बिल्कुल सही, अंकित यादव बिल्कुल सही। अ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इज हैरोइंग, भैया प्लाउइंग तो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है ना, ये तो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है ना। अरे रुक जाओ, इतना हड़बड़ाओ मत, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने तो मुझे, इतना जल्दी जल्दी करोगे तब तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, और आप देखना कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर में भी सब लगभग लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मोर क्या होता है? एकदम बचकाना सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन हल्के में किसी भी क्वेश्चन को मत लो। मोर इज अ सोइंग इक्विपमेंट, टिलेज इक्विपमेंट, थ्रेशिंग इक्विपमेंट या नोटा? चलो जल्दी से बताओ। ओ भाई सुरेश सैनी, तुम सेकंड क्वेश्चन का बी बोल रहे हो? सीरियसली? हर्षित चौहान एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, 2 लिखो और उसके बाद सही आंसर बताओगे मुझे, नहीं तो ऐसे में हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे तुम किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो बच्चा। चलो जल्दी बताओ। एलएसी पेरी वेरी गुड, तुम लोग को सच में आज तक लगता है कि मोर टीलेज इंप्लीमेंट है? आर यू श्योर? इतना आसान सवाल में गड़बड़ी करोगे तो डिफिकल्ट सवाल में क्या करोगे? यस हर्षित चौहान एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज नोटा। एंड मोर किस टाइप का इक्विपमेंट है? तो भाई ये तो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है। देख रहे हो विनोद, इतने आसान आसान सवाल में भी बच्चा फंस रहा है, गलत आंसर दे रहे हैं बच्चे यहां पर आके, वो तो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होता है भाई। लिख लेना ना, सारे क्वेश्चन का आंसर भी लिखते जाओगे, मैंने पहले बता दिया है मैम, ठीक है अंकित? ओके, अब देखो तुम्हारे टीचर से एक बड़ी गड़बड़ी, ये तीसरा सवाल है ना, ये तो पीवाईक्यू में सॉल्व करवा रही हूं, क्या चाहिए तुमको और? चलो अब ये बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ हैंड स्प्रेयर यूज्ड टू ट्रीट द प्लांट्स इन होम गार्डन और नर्सरी एंड टू अप्लाई फ्लाई स्प्रे इन द हाउस। मतलब कुल मिला के पता है तुमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ सबसे छोटे टाइप के हैंड स्प्रेयर को क्या बोलते हैं? नैपसैक स्प्रेयर, फूड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर या नोटा? जल्दी बताओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। मेरे सवाल ना ऐसे हलवा नहीं होते ना, सोच के बताना, नहीं तो तुम धोखाधड़ी में फंस जाओगे। मेरे हर सवाल में कहीं ना कहीं धोखा है, याद रखना, इसलिए फटाफट आंसर मत दिया कीजिए, सोच के आंसर दिया करो। गलत है हर्षित चौहान आंसर आपका, सुरेश सैनी गलत, अंकित कुमार गलत, गेम ओवर गलत। बाबू ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ हैंड स्प्रेयर पूछ रहा है, तुमको नैपसैक स्प्रेयर स्मॉलेस्ट लगता है? सब गलत हो, फंसा दिया ना तुम लोगों को।
तो भाई अगर चाह रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ना तो हमारे हल्दर बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करो ना, ताकि और डिटेल में भी पढ़ो और ऐसे सवालों का सही आंसर दो पाओ। सब गलत बता रहे हो। एक हमसे गलती हुई आज ना, मुझे फोटोग्राफ मिस हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फोटोग्राफ लगा देती ना आंसर का तो तुम पहचान जाते, तुम सही आंसर देते। भाई इसका आंसर है नोटा, क्योंकि सबसे छोटा टाइप का स्प्रे पता है क्या कहलाता है? एटोमाइजर। फुसफुस, ऐसे हाथ से फुस 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 करके पानी आई मीन स्प्रे वगैरह या स्प्रेइंग के लिए यूज किया जाता है एटोमाइजर। ऐसा फुस 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 गार्डन वार्डन में यूज करते हैं। हाँ तो पढ़ाए भाई, अभी तक तो मैंने पढ़ाया ही कहाँ है। तो आज तो टोटल ओवरऑल मैंने सवाल लिया ना ट्रैक्टर एंड इक्विपमेंट्स पर बेस्ड। पढ़ाएंगे ना, क्यों घबरा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ सुरेश, मान लो एक आध बाहर से सवाल आ गया तो तुम क्या लिख कर आओगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया? ऐसा लिखोगे क्या पेपर में? ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया? तुमको तो बना के आना पड़ेगा ना बाबू। हाँ तो भाई ऑप्शन तो है। ये क्या दिख रहा है? नोटा। नोटा का मतलब क्या? नन ऑफ द अबव। ये तो बच्चे लोग के जैसा रोना मत रो भाई। नन ऑफ द अबव। वाह, नन ऑफ द अबव क्या ऑप्शन नहीं होता मेरे भाई? मैंने ना नंबरिंग में गलती कर दी। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर बेटा। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ऑप्शन में तो ऑब्वियस सी बात है नोटा रहता है मेरे भाई, पेपर में चेक करो। चलिए बताइए इसका आंसर। इट इज एन इंप्लीमेंट विच कट्स एंड टर्न्स द सॉइल इन टू अपोजिट डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। उस इंप्लीमेंट का नाम बताइए जो हमारे सॉइल को दो अपोजिट दिशाओं में काटता है और पलटता है। मोअर कहते हैं, कटर बार कहते हैं, रिजर कहते हैं या नोटा कहते हैं? हाँ जी जरा बताइए सोच करके, क्या कहते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ ना, थोड़ा क्वेश्चन के नंबरिंग में गलती हुई है, इसलिए मैं सुधार के लिख रही हूं, ध्यान रखना। चलो सारे लोग आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर शैलेंद्र कुमार। आप लोग ना पढ़ नहीं रहे हो आई थिंक, ध्यान से उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो। चलो जल्दी से बताओ सारे लोग, मैं अभी सबका आंसर देखूंगी। जल्दी दोगे आंसर दो। फोर्थ का वेरी गुड अंकित। सुरेश सैनी, अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में नोटा ही सही आंसर होगा, ठीक है? हर क्वेश्चन में नोटा ही सही आंसर होगा ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? रिजर। नेक्स्ट बार जब मैं इसको पढ़ाऊंगी ना डिटेल में सारे इक्विपमेंट्स को, तो सबका फोटोग्राफ चिपका दूंगी भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर सब में नोटा ही होने वाला है। द करेक्ट आंसर इज रिजर। यस प्रदीप कुमार, वेरी गुड। ठीक है, मार्क कर लो इसको। जब मैं पढ़ाऊंगी ना इन सारी चीजों को डिटेल में, सबके फोटोग्राफ्स भी चिपकाऊंगी। चलो पांचवा क्वेश्चन। रिजर को और क्या बोलते हैं? अरे रिज बनाने वाला, रिज एंड फरो तो सुने हो ना। दिस इज रिज, दिस इज फरो, दिस इज फरो, दिस इज रिज। चलो बताओ रिजर को और क्या बोलते हैं? एमबी प्लाउ, बंट फॉर्मर, मोअर या फिर नोटा? जल्दी आंसर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है ना, ये पांचवा क्वेश्चन है। मेरे से गलती हो गई है पूरे के पूरे नंबरिंग में आई थिंक। क्या यार हर्षित चौहान, गलत बोल रहे हो यार तुम लोग। पढ़ाई करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ाई करना। चलो मैं पढ़ा रही हूं। रिजर को हम क्या क्या नामों से जानते हैं मैं बताती हूँ। गलत बोल रहे हैं आप सभी बच्चे आंसर। रिजर को हम दो नामों से जानते हैं। इसको राइडिंग प्लाउ भी कहते हैं और साथ ही साथ रिजर को डबल एमबी प्लाउ कहा जाता है। डबल एमबी प्लाउ, यानी सही आंसर विल बी नोटा, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है मैं वो भी तो लिख रही हूं। रिजर को हम राइडिंग प्लाउ भी कहते हैं, डबल एमबी प्लाउ भी कहते हैं। मेरे सवालों को जिसने प्रैक्टिस कर लिया ना,
तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, याद रखना। वो तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है, अधिकतर बच्चे सवालों का गलत आंसर दे रहे हो। लिखते भी जाना ना सारे सवालों को, लिखने से चीजें याद होती हैं। छठवां क्वेश्चन पढ़ो बाबू लोग। डैश इज यूज्ड इन एक्सकावेटिंग डिचेस, गड्ढा खोदने के लिए, नाली को साफ करने के लिए, एंड मूविंग द सॉइल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। क्या इसे एमबी प्लाव कहते हैं, क्या बंड फॉर्मर कहते हैं, मोअर कहते हैं, या नोटा कहा जाता है? तुमने हमारे सवालों को प्रैक्टिस कर लिया तो तुम देखना कैसे तुम्हारा एग्जाम निकलता है। हाँ अंकित ठीक है ना, कुछ नहीं, गलती अभी करिए, फाइनल पेपर में गलती नहीं होना चाहिए। तुमको क्या लग रहा है ये सवालों को बनाने से क्या तुमको अभी मैं सिलेक्शन दे दूंगी, पोस्ट दे दूंगी? नहीं, फाइनल पेपर में तुमसे चीजें बननी चाहिए। चलो मैं लिखते भी जा रही हूं, हर सवाल के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे लिखते जाएंगे। हर चीज का आंसर प्रदीप मोअर कहां से हो गया? मोअर तो पहले ही बता दिया, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है मेरे भाई। और यहां पर गड्ढा खोदने की बात हो रही है, मोअर तो वैसे भी नहीं हो सकता। मैंने तो मीनिंग समझाया अभी। वो कौन सा इक्विपमेंट है जो डिचेस खोदने के लिए, डिच का मतलब गड्ढा होता है, गड्ढा, पिट बोल भी सकते हो उसको। और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। नोटा, नोटा के साथ साथ तुम्हें सही आंसर भी पता होना चाहिए। बिल्कुल नोटा है इसका आंसर। तो मैडम नाम भी तो बताओ इक्विपमेंट का। तो ऐसा इक्विपमेंट जो गड्ढा खोदने के लिए यूज किया जाता उसे बोलते सॉइल स्कूप। क्या कहते हैं? सॉइल स्कूप। बंड फॉर्मर तो बंड बनाता है बच्चा। जैसे आइसक्रीम का स्कूप जब तुम मांगते हो आइसक्रीम पार्लर में, तो जहां से स्कूप निकालते वहां पे गड्ढा हो जाता है ना। तो सॉइल स्कूप जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो गड्ढा खोदने में यूज किया जाता है। मजा आ रहा है सवाल बनाने में? तुमको क्या लगा सारे सवाल तुमसे बन जाने में ही भलाई है तुम्हारी? तुमको खुश करने के लिए अगर हम ऐसे क्वेश्चंस ला दें जो तुमसे बन जाए, तब तुम अपने आप को सुधारोगे ही क्यों? तुम क्यों पढ़ोगे एक्स्ट्रा? और याद रखना ये मैंने किसी ऑब्जेक्टिव किताब से नहीं उठाया, ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं, याद रखोगे। तो तुम सोचोगे कि कहां से मिलेगा, कौन सी किताब से? कोई किताब नहीं है, मेरी खुद की किताब है। सातवां सवाल भैया, क्वेश्चन नंबर लिखिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ फरो ओपनर यूज्ड इन सीड ड्रिल इज शॉवेल, शू, डिस्क टाइप या नोटा? क्या सही आंसर होगा जल्दी बताइएगा। क्या सही आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ये तो बता सकते हो, बहुत इजी है ये। सबसे कॉमन प्रकार का फरो ओपनर जो सीड ड्रिल में यूज किया जाता है, फरो ओपनर जो फरो खोदेगा जिसमें सीड गिरेगा। तो चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। यस वेरी गुड। अभी देखो सबने सही आंसर दिया, पता है क्यों? बिकॉज ये सवाल तुम वैसे भी जानते हो और ऐसे सवालों से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, बस तुम सबके बराबर आ जाते हो, तुम सबसे आगे नहीं निकल सकते। यस द करेक्ट आंसर इज शॉवेल टाइप। इसका सही आंसर शॉवेल ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस तुमको कंपटीशन में बनाए रखते हैं, कंपटीशन में आगे ले जाने वाले सवाल ये सब नहीं होते जो सबसे बनते हैं। यस ये तो दे दिया मैंने ऐसे ही कि चलो भाई खुश हो जाओ, आसान सा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें सवाल, ये आठवां सवाल है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ शेयर मोस्टली यूज्ड बाय फार्मर। पता है शेयर क्या होता है? शेयर मेटालिक हिस्सा होता है जो कि सॉइल में पेनिट्रेट करता है। एमबी प्लाव में भी ये पार्ट होता है, इंडिजीनस प्लाव में भी होता है। बताओ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर जो फार्मर यूज करता है, क्या आंसर होगा इसका? आठवां सवाल, स्लिप, स्लिप नोज, शिन या फिर नोटा? क्या होना चाहिए आंसर? आठवां सवाल आंसर बताएंगे? आठवां सवाल आंसर बताएंगे? 8th क्वेश्चन। कैसे मतलब क्या? इसमें कैसा? दिस इज नॉट अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन।
मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बस है, इसमें कोई रीजन नहीं है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर, सबसे कॉमनली यूज होता है जो शेयर, उसका क्या नाम है? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई मेरे, वेरी बैड, वेरी बैड। आई थिंक हर्षित के अलावा किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, और अभी मुझे गेम ओवर दिख रहा है सही आंसर देते हुए। पढ़ना शुरू कीजिए, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज स्लिप शेयर। वेरी बैड। 9th क्वेश्चन। नहीं, ठीक है, स्लिप शेयर। 9th क्वेश्चन बताइए, द साइज ऑफ MB इज एक्सप्रेस्ड बाय डैश ऑफ द फरो दैट इज डिजाइन टू कट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। लेंथ, हाइट, विड्थ या नोटा? 9वां क्वेश्चन, सही आंसर बताइए, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? MB प्लाव का साइज आप कैसे डिसाइड करते हैं? MB प्लाव का साइज। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड निशी। ये बहुत कॉमन सवाल है, आपको देखने को मिल जाएगा तरह तरह के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स में। वेरी गुड, इसका सही आंसर है विड्थ। जो विड्थ होता है फरो का, वही डिसाइड करता है। स्लिप नोज में एक डिटैचेबल पोर्शन होता है सनी, जो कि स्लिप शेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। डिटैचेबल से मतलब है एक छोटा सा हिस्सा जिसको अलग किया जा सकता है जब वो खराब हो जाए, और ऐसा डिटैचेबल पीस स्लिप शेयर में नहीं होता, स्लिप नोज में होता। यही डिफरेंस है, अगर तुम जानना चाह रहे हो तो। यस, विड्थ ऑफ द प्लाव। चलिए भाई लोग, 10वां क्वेश्चन बनाएंगे। 10वां क्वेश्चन, आई होप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया है। सनी पूछ रहे थे, मैडम स्लिप एंड स्लिप नोज में डिफरेंस क्या होता है? स्लिप नोज में एक छोटा सा डिटैचेबल पीस होता है। डिटैचेबल पीस मतलब जो खराब हो जाने पर उसको हटाया जा सकता है, नया लगाया जा सकता है। स्लिप शेयर में वो नहीं होता भाई। उम्मीद करती हूं आपको आपका आंसर मिल गया होगा। 10वां सवाल, प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग। डिटैच करना मतलब अलग करना। ग्रेन्स फ्रॉम ईयर हेड और फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज विनोइंग, हार्वेस्टिंग, हैरोइंग या नोटा? सोच के बोलो, ये हार्वेस्टिंग कहां से मेरे भाई, जल्दी से। तुम लोग बिना सोचे बोलते हो भाई, बिना सोचे बोलते हो। इंजीनियरिंग वाले हो, बेसिक नहीं क्लियर है। चलिए सोच के बताइए सभी लोग। ग्रेन्स को अलग करना, दानों को अलग करना, दानों को अलग करना। पूरे प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है भाई और बहनों, दानों को अलग करना पूछ रहे हैं। ये लो, ईयर हेड इनफ्लोरेसेंस होता है। अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। इनफ्लोरेसेंस बेसिकली फ्लावर होता है। फ्लावर में ना सीड बनता है। वेरी गुड, गेम ओवर। यस, एब्सोल्युटली राइट। बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आपके। वेरी गुड हर्षित चौहान, वेरी गुड। अब सही बोल रहे हो आंसर आप लोग। अरे पूरे प्लांट को थोड़ी ना काटा कि तुम हार्वेस्टिंग बोलते हो। यहां बोल रहा है साफ साफ दाने को अलग करना। ये गया भाड़ में ईयर हेड्स। इसका सही आंसर है बाबू नोटा। और नोटा मतलब क्या मैडम? इसका सही आंसर होना चाहिए थ्रेशिंग। बिल्कुल, बेसिक्स का दिक्कत है, बेसिक्स का दिक्कत है। बेसिक्स क्लियर नहीं है, ना हार्वेस्टिंग पता है, ना थ्रेशिंग पता है। विनोइंग तो छोड़ ही दो, पढ़ना चालू कीजिए आज से। तुम हमारे साथ अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखना, मैं आपको पहले ही चेता रही हूं। 11वां सवाल, चलिए, क्योंकि मैं पढ़ाती हूं हमेशा बेसिक्स से, मैं सब कुछ क्लियर करूंगी। विनोइंग, भाई विनोइंग भी नहीं पता तुम लोगों को? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़े कैसे हो तुम लोग 4 साल हैं? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई?
भूसा को सेपरेट करना दाने से वो विनोइंग होता है। ये भाई विनोइंग भी नहीं पता है, ऐसा कैसे पढ़े हो भाई? तुम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ही हो ना, राइट? ऐसा लग रहा है। यस मतलब मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, आप लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ही हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझती हूँ मैं, तुम्हारी स्थिति को अच्छे से समझ रही हूँ। ओलपैट थ्रेशर्स आर यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग ऑफ। अच्छा, कोविड तो अपने से पढ़ नहीं सकता है आदमी? तुमको क्या लग रहा है हमको भी पढ़ाया गया है इतना? खुद से पढ़ना पड़ता है। ओलपैट थ्रेशर्स किस चीज के थ्रेशिंग में यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइस, मेज, व्हीट, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है ना, याद रखना। वेरी गुड हर्षित, तुम ठीक आंसर दे रहे हो, गुड, वेरी गुड। तुम एनरोल्ड हो क्या हर्षित? हमारे हल्दर बैच में हो क्या आप? वेरी गुड निशी। अंकित तुम भी बिल्कुल सही। हर्षित, आर यू एनरोल्ड इन द हल्दर बैच, यस और नो? निशी वेरी गुड। अंकित तुम्हारा भी आंसर यस, वीट के थ्रेशिंग में स्पेसिफिकली ये यूज होता है। ये 11वां है, देखो ना, हम सही कर रहे हैं ना, मैंने पूरा आगे पीछे कर दिया नंबरिंग को आज हड़बड़ी में। चलो, इसका तो फोटो ही चिपका दिया भाई लोग हमने। क्रॉलर ट्रैक्टर, इसका स्पेलिंग बड़ा गलत है, अंग्रेजी भी मैंने गलत कर दी। क्रॉलर ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हील ट्रैक्टर, पावर टिलर, बोथ। ओलपैड नाम है, ओलपैड इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ओलपैड इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इट्स अ प्लेस। कहाँ है बताओ मुझे? गुजरात में है ये शहर, उसी शहर में इसकी खोज हुई थी, इसीलिए ओलपैड थ्रेशर। तो हर्षित हो जाओ ना एनरोल, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हें और अच्छा मिलेगा रिजल्ट अगर आप हो जाओगे तो। ओके, ओलपैड समझ में आया अंकित? ओलपैड जगह का नाम है, गुजरात में है ये। क्रॉलर ट्रैक्टर्स और ऑल्सो, ये देखो ये क्रॉलर ट्रैक्टर होता है भाई लोग। चलो बताओ मुझे क्रॉलर ट्रैक्टर को और क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। क्रॉलर ट्रैक्टर को और क्या बोलते हैं? वेरी गुड, तुम लोग को समझ में आता है। आपको लगता होगा मैडम तो बड़ी नई टाइप की टीचर, हर ऑप्शन में नोटा दे रखी, जानबूझ के देती हूं मैं, जानबूझ के मैंने नोटा दिया हुआ है ताकि सारी असलियत बाहर निकले कि तुम्हें आता है कि तुम सिर्फ तुक्का लगाते हो। वेरी गुड हिल्स मोटिवेशन, वेरी गुड। और किसी भी टीचर ने तुमको इतना नोटा नहीं भरा होगा, मैं जानबूझ के देती हूँ, तुम्हारी पूरी असलियत बाहर आ जाती है नोटा ऑप्शन डालने से, कि तुक्का लगाया जा रहा है कि सच में पता है। यस, क्रॉलर ट्रैक्टर को हम दो नामों से जानते हैं, इसको ट्रैक ट्रैक्टर बोलते हैं, इसको ट्रैक ट्रैक्टर बोलते हैं, या फिर इसको चेन ट्रैक्टर्स भी बोलते हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस चेन है यहां पर। यस निशी, वेरी गुड। सो नोटा इज द करेक्ट। नोटा ना तुम्हारी असलियत बाहर करता है, याद रखना। असलियत बाहर आ जाती है बच्चों की कि कितना अच्छे से पढ़े हो तुम। ये 12वां सवाल था। 13th क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट इन ट्रैक्टर? मैं समझाती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग। मैं समझा, अरे रुक जाओ ना, एमसीक्यू सेशन में ही सब पढ़ लोगे क्या? आज सब पढ़ लोगे क्या? विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट इन ट्रैक्टर? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो, वो फिक्स्ड रहता है। फ्यूल कॉस्ट, लुब्रिकेंट कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है? Very good, Hill's motivation. He's answering it absolutely correctly. Very, very good. Very good. फिक्स मतलब जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता ना, वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं करता। भाई ज्यादा ट्रैक्टर चलाए, ज्यादा फ्यूल खर्चा होगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना करे,
यस, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी लिख लेना है कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर में एक डेप्रिसिएशन भी आता है जिसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C माइनस एस डिवाइडेड बाई L इंटू एच, जहां पर C जो है वो इनिशियल कॉस्ट है, S का मतलब साल्वेज वैल्यू, L इज द लाइफ ऑफ द ट्रैक्टर एंड H इज द वर्किंग आवर। यस, मैंने तुमसे पहले लिख दिया। डेप्रिसिएशन के अलावा हाउसिंग जो भी टैक्सेस वगैरह है वो सब के सब फिक्स्ड कॉस्ट है, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब कुछ हम एमसीक्यू सेशन में थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि अगर हम ऐसे सवाल बनाएंगे तो हम डेफिनेटली मतलब एग्जाम क्रैक कर लेंगे? बस मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस को लूज भी करना चाहिए, इसलिए भी मैं ऐसे सवाल लेकर आती हूँ जो तुमसे ना बने, ताकि तुम पढ़ने पर मजबूर हो जाओ। बहुत सारा मेथड होता है, इकोनॉमिक्स बोलोगे तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देती हूँ अभी। 14th क्वेश्चन, repair and maintenance cost varies between -% of the initial cost of the tractor per year। अब इसमें ना कोई रीजनिंग नहीं है, यू जस्ट हैव टू मग इट अप कि भैया इतना इतना ही होता है। गलत आंसर दे रहे हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट का कितना प्रतिशत होता है? यस, वेरी गुड। अभी सनी तुम सही दे रहे हो आंसर, 10 से 15%। मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है? 10 से 15% रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्च होता है, इनिशियल कॉस्ट का 10 से 15%। ये सब ना इजी क्वेश्चंस होते हैं, एकदम स्कोरिंग होता है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना ना भाई, याद होना चाहिए, याद करके खत्म करते हैं काम। ये 15वां क्वेश्चन है। लुब्रिकेंट कॉस्ट वेरीज बिटवीन डैश ऑफ द फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट का कितना प्रतिशत लुब्रिकेंट कॉस्ट माना जाता है? 15 से 25, 20 से 25, 5 से 10, 30 से 35%। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, बताइए। देखो इजी इजी सवाल में गलत आंसर दे रहे हो तो डिफिकल्ट में क्या करेंगे? किस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है? अरे लुब्रिकेंट इज समथिंग दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, तो लुब्रिकेंट पे जो खर्चा होता है वो फ्यूल कॉस्ट का कितना प्रतिशत होता है? इसमें क्या एक्सप्लेनेशन? ये तो है भाई कि जो ईंधन का जितना भी खर्च होगा उसका हमेशा 30 से 35% लुब्रिकेंट कॉस्ट होगा। I don't find anything to explain in this particular topic. D है सही आंसर भाई लोग, लुब्रिकेंट कॉस्ट। एकदम उल्टा सीधा बोल रहे हो भाई तुम लोग। पढ़ लो, समय रहते सुधर जाओ। चलो 16th क्वेश्चन, ये तो मैंने लिया था क्लास, मैंने पढ़ाया है, जितने भी बच्चों ने पढ़ा होगा उनसे बन जाएगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन होल। अगर आप सीड को होल्स में गिराते हो तो इस सोइंग मेथड को क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग, डिबलिंग, सोइंग बिहाइंड द प्लाउ या फिर नोटा। बहुत इजी है, जितने लोगों ने मेरा सेशन देखा होगा यूट्यूब पर या हल्दर बैच के अंदर वो बना लेंगे। ग्राउंड में होल बनाया, होल में सीड को गिरा दिया, इस सोइंग मेथड को क्या कहते हैं? इस सोइंग मेथड को क्या कहते हैं? वेरी गुड, ये इजी क्वेश्चन है, डिबलिंग। तो मैं फटाफट आगे बढ़ती हूँ। यस, इट इज नोन एज डिबलिंग। वेरी गुड, यस वो इजी था। चलिए 16th क्वेश्चन, द मैकेनिज्म विच पिक्स अप सीड्स फ्रॉम द सीड बॉक्स, सीड ड्रिल का क्वेश्चन है, एंड डिलीवर्स देम इनटू द सीड ट्यूब इज कॉल्ड एज। वो मैकेनिज्म जो सीड बॉक्स से सीड उठाता है और सीड ट्यूब तक पहुंचाता है ताकि सीड ट्यूब से मिट्टी में जाए हमारा सीड, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? ड्राइव ट्रांसमिशन सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम, हिचिंग सिस्टम, नोटा। क्वेश्चन नंबर को सुधार लेना, ये 17वां क्वेश्चन है, 17वां। द मैकेनिज्म विच पिक्स अप सीड्स फ्रॉम द सीड बॉक्स एंड डिलीवर्स देम इनटू द सीड ट्यूब इज कॉल्ड एज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, याद रखना, रिपीट होता है।
रिपेयर कॉस्ट इज 5 से 10%। कौन सी किताब? रेफरेंस बताएंगे, रेफरेंस बताएंगे। बाय द वे अगर कुछ करेक्शन होगा तो आई एम देयर, नो फियर, I will correct it by the way, but give me the reference name of the book. Which book are you referring to? कुछ होगा भाई लोग तो मैं हूं, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। Yes, the correct answer is metering mechanism. चलो 18th क्वेश्चन बता दो बच्चा लोग। Grubber is used as dash implement. ये बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि पढ़ रहे हो। जगदीश्वर सहाय, ऐसे झूठ मूठ का तो नहीं बोल रहे हो ना? चलो देख लिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, ओके। ये वाले क्वेश्चन में चेक कर लेंगे भाई लोग, इसको चेक कर लेना है और फिर मैं YouTube में पिन कर दूंगी कमेंट, ठीक है। इसको पिन कर दूंगी कमेंट में, जो भी इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक। डोंट वरी, हो जाती है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है। चलो, ग्रबर इज यूज्ड एज डैश इम्प्लीमेंट। फंस गए ना सब लोग? टिलेज, इंटरकल्चरल, सोइंग या हार्वेस्टिंग। 18th क्वेश्चन, रजनीश शाह का किसका आंसर दे रहे हैं आप? ए लिख रहे हैं। ये ए क्या है? किस क्वेश्चन का आंसर है? ग्रबर इज बेसिकली अ वीडिंग इक्विपमेंट। यस, फंस गए ना बाबू? इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा पेपर का सवाल करेक्ट बना के आता है, क्योंकि हम सवाल ही ऐसे ला रहे हैं। और वीडिंग किस टाइप का इक्विपमेंट, आई मीन ऑपरेशन होता है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन। मैं दिखा दूंगी ना ग्रबर कैसा दिखता है, अभी परेशान मत हो। चलो ये 19th क्वेश्चन है, दिस इज द 19वां सवाल। फर्स्ट टाइम ही तो होता है ना सब कुछ। Dash are normally used for those seeds which are larger in size and cannot be sown by usual seed drills. पढ़ाया है मैंने। चलो चलो जल्दी खत्म करो, लेट हो रहा है बहुत। 19वां सवाल सही आंसर दीजिए। Dash are normally used for those seeds which are larger in size and पढ़ेंगे ना भाई, अभी तुम क्लास ही कहाँ लेते हैं? मेरे को हफ्ते में संडे सिर्फ मिलता है। हमको जो बोला जा रहा है हम कर रहे हैं, हमको संडे ही फ्री मिलता है टाइम, समझ रहे हो भाई? गेम ओवर। संडे में भी एकदम मुश्किल से जुगाड़ना पड़ता है क्लास के लिए समय। इतना खाली पीली नहीं हूं ना मैं। चलो, प्लांटर्स, यस, करेक्ट आंसर इज प्लांटर। इजी क्वेश्चन हम पढ़ा रखे हैं आपको। 20वां सवाल, आई थिंक ये 20 वाला ही सवाल है ना? हाँ, वो हो गया प्लांटर। इसको बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इट इज अ मशीन टू अप्लाई कोटिंग ऑफ प्रोटेक्टिव केमिकल्स टू द सीड। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। फ्लेम गन, फ्यूमिगेटर, सीड ड्रिल, नोटा। 20वां सवाल आंसर दे दीजिएगा। प्लांटर वाला क्वेश्चन खत्म, समझे? गेम ओवर। समय का बहुत दिक्कत है भाई, बहुत सारी क्लासेस रहती हैं। मुश्किल से तो आज टाइम निकाल करके एमसीक्यू सेशन लिया, सोचा एमसीक्यू दिखाते हैं भाई बच्चों को। एमसीक्यू सेशन भी तो सॉल्व करना जरूरी है। फाइनली 4 ऑप्शंस ही मिलेंगे पेपर में। इसका बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्यूमिगेटर कहां से हो जाएगा भाई? सीड के ऊपर तुमको प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ाना है, तुम फ्यूमिगेटर से करोगे? फ्यूमिगेटर मतलब जो केमिकल अप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स। गलत आंसर है। पढ़ाएंगे। अरे तुम पढ़ने पे ध्यान दो ना, कब हम पढ़ाएंगे इससे क्या है? बाकी सब्जेक्ट्स हो रहे, उसको पढ़ते रहो। जब हमको आना होगा जिस दिन, उस दिन हम आ जाएंगे। यस, इसका सही आंसर एक्चुअली ड्रेसर होता है, सीड ड्रेसर। क्या आंसर होगा? ड्रेसर। सही आंसर भी लिखे, सिर्फ नोटा नोटा नहीं बोलते जाना है ना, नोटा नोटा नहीं बोलते जाना बस।
चलो भैया, ये 21वां सवाल भी पढ़ा दिया जाओ। मैं फिर से कह रही हूँ, ये एमसीक्यूज आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये मेरे सेल्फ मेड एमसीक्यूज हैं। तो क्या बोल रहे हो तुम सुरेश? मतलब क्या बोला, और नहीं पढ़ाऊं कि और पढ़ाऊं, क्या बोलना चाहते हो भाई? तुम्हारे लिए लग रहा है ना 3 सब्जेक्ट के लिए हमको टाइम बहुत मैनेज करना पड़ रहा है। मत परेशान हो, अभी अभी पहले इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। इट इज द मटीरियल एज लेफ्ट बाय द हार्वेस्टिंग मशीन। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हार्वेस्टिंग मशीन छोड़ता जाता है मटीरियल को, थैंक यू सनी, ये आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताना प्लीज। हाँ, दिस इज quite motivating for me. Thank you so much. It is the material left by the harvesting machine. करते हैं कोशिश ना, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे एक्चुअली क्लासेस रहती हैं, हम इसीलिए मजबूरी में आउट ऑफ बहुत समय निकाल के क्लास कर रहे हैं। वेरी गुड, ये इजी क्वेश्चन है, ये तो जगदीश्वर साय में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, स्वात इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो, ये एमसीक्यू सेशन था ना, हम इसलिए फोटोज नहीं चिपकाए, बिकॉज अगर हम फोटो चिपका देंगे ना एमसीक्यूज के साथ साथ, तो आंसर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। आंसर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। रेगुलर क्लासेस बाकी सब्जेक्ट्स की तो हो ही रही है ना सुरेश? बहुत नहीं, तुम लोग देखो, मैं ना एक बार सर से बात करके ना, मैं एक आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाती हूँ। पागल हो तुम लोग, सेम ही है सिलेबस यार, कोई लेंदी वेंदी नहीं है। एक बार ना देखती हूँ मैं किसी दिन सर से बात करके मैं एक बार डिस्कशन कर दूंगी सिलेबस में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है। आज ही तो आया ना सिलेबस और मुझे तुरंत पता चला। आई विल डू दैट, डोंट वरी। What are you asking? How much? I didn't get you. Hill's motivation, you're asking something? नहीं, तुमको दिख रहा है लेंदी। होगी क्लास, डोंट वरी, मत परेशान हो, सब होगा, क्यों नहीं होगा भाई, हमारा काम ही है वो करना, तो हम पढ़ाएंगे ना डेफिनेटली, डोंट वरी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। कहाँ रखा है क्या सिलेबस में? राजस्थान का कुछ स्पेशलाइजेशन कहाँ रखा है? आर यू श्योर रखा है कि बस ऐसी अफवाह अफवाह वाला बात उड़ा रहे हो तुम लोग? आप एक बार सर से बात कर लीजिएगा, मतलब Hill's motivation. Kindly call on the given number and you can then confirm the course fee from that particular place. I will not like to comment on this particular question. ठीक है? You can call on the given number, Hill's motivation, then you can confirm all your doubts, because I don't think this is the right place to answer about all this. Yeah. Fine. So stay motivated, मन लगा के पढ़िए, हाथ से मौका नहीं जाने दीजिएगा, ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, because that is very important. अरे होगा, सब होगा, इतना घबराओ नहीं, एग्जाम का डेट नहीं आ गया, सब हो जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलो, ओके, स्टे मोटिवेटेड एंड डू योर बेस्ट। डेफिनेटली अगर आप पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही चीजों को पढ़ोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। बस इतना ही बोलना चाहूंगी लास्ट में, मन लगा के पढ़िए एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।